Hello dear friends, dear students and all my friends. Once again I welcome you warmly in my channel Basic English Coaching. आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड यानी कि परीक्षा उपयोगी। क्लास 10th के अनुसार भी और क्लास 12th के अनुसार भी। क्लास 12th में तो ये पहला चैप्टर यही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है क्या। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन, जिसको हम परोक्ष कथन के रूप से भी जानते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट स्पीच पर। इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जान लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उसी की भाषा में ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम, जो ज्यों का त्यों की अंग्रेजी होती है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को उसी की भाषा में ज्यों का त्यों यानी सेम टू सेम व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन विधि कहलाता है। इसको हम प्रत्यक्ष कथन विधि कहते हैं। इसमें वक्ता द्वारा बोले गए कथन को, वक्ता जो भी को बोलता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कामाज के बीच में ज्यों का त्यों यानी सेम टू सेम लिखते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कामा क्या है, आप इस तरह से 66 की तरह से शुरू करिए और इसके बीच में कुछ लिखा जाएगा जो भी सेंटेंस रहेगा, और फिर यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए 99 की तरह से। ठीक है, तो नोट में देख लीजिए थोड़ा। डायरेक्ट स्पीच के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लाज कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाज कह सकते हैं। क्लाज का मतलब होता है वाक्यांश, उपवाक्य। ठीक है, तो इसको हम लिखकर समझाते हैं। जैसे देखिए, रमन सेज टू मीना, रमन मीना से कहता है। अब ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें एक वक्ता है, वक्ता यानी बोलने वाला कौन है, रमन। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब ये पूरा हो जाएगा और इसको हम स्पीकर कहेंगे। ठीक है, ये स्पीकर है बोलने वाला। और फिर यहाँ पे इसको सुन कौन रही है, किसको ये बता रहा है, मीना से कह रहा है, मीना। ठीक है, कोई मीना है माना। तो ये इसमें आप ये समझ लीजिए एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ये जो कहने का मतलब जो ये बोलता है इसको हम स्पीकर कहते हैं, जो सुनता है उसको लिसनर्स कहते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लाज कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर माना रमन ने कुछ कहा, जैसे उसने कह दिया आई एम नाउ वेरी हैप्पी विद यू। तो ये यहां पे एक इसने सेंटेंस कहा था। स्पीकर यानी रमन ने मीना यानी लिसनर्स को कहा था, क्या कहा था, आई एम नाउ वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे अब बहुत खुश हूं। तो उसने उस टाइम पे जो भी कहा था मैं इस समय तुमसे बहुत खुश हूं, उन चीजों को सेम टू सेम जो कहते हो डबल इन्वर्टेड कामा, ये यहां आप देख रहे हैं ये डबल इन्वर्टेड कामा है। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कामा है। तो इसके बीच में सेम टू सेम जो कहते हो रखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाज इसको हम कहते हैं। तो इसकी जो संरचना है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है कामा से पहले वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद आप इस पार्ट को देख रहे हो, इस पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे डेफिनेशन एकदम क्लेरिफाई होती है, प्रूव होती है कि
जब वक्ता द्वारा कहे गए बात को डबल इन्वर्टेड कामाज के बीच में ज्यों कहते हो जैसा कि उसने बोला था लिसनर से, वैसे ही जब इसको लिखा गया है तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब रही बात इसकी संरचना की, तो ये जो कामा लगा है इससे पहले के भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और ये जो लगे हुए हैं ये कामा है। ठीक है, तो इसी डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखना है, जिसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत अच्छी तरह आप पढ़ोगे तो जान जाओगे। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ, जैसे लिखा है आई से टू गोलू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आई से मैं कहता हूँ टू गोलू यानी गोलू से, तो यहाँ आई स्पीकर है ये, और गोलू लिसनर है यानी उसको सुनने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर आई ने जो भी कुछ कहा है वो डबल इन्वर्टेड कामाज के बीच में, जैसे उसने कहा कि वी आर ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा हो गया बंद। तो गोलू स्पीकर है और लिसनर से आई स्पीकर है और गोलू यहाँ लिसनर से सुनने वाला है, ये बोलने वाला है, ये वक्ता है। इसने जो भी बात कही है वी आर ऑल स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र हैं, वो बात डबल इन्वर्टेड कामा में ज्यों का त्यों लिखा गया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कामा से पहले, ये जो कामा से पहले लिखा है ये आपका हो गया रिपोर्टिंग क्लाज या रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हो, और ये जो पार्ट है ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाज कह सकते हो इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गई है। अब इसी के साथ साथ मैं इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन बताते हुए आपको वाक्य समझाता जाऊंगा, एग्जाम्पल समझाता जाऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को में कैसे बदलते हैं। तो उम्मीद है डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर, इसकी परिभाषा और इसकी स्थिति, सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो गाइस, जब हम समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, उम्मीद है आपको डायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे, उसका डिफिनेशन है, कैसे क्या उसमें प्रोसेस है, नियम्स है, रूल्स हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन यानी परोक्ष कथन जिसको हम कहते हैं। जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी के शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनुपालन करते हुए, अनुसरण करते हुए लिखा जाता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इस विधि को हम ये कहते हैं, यानी जब वक्ता द्वारा कहे गए बात को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी की भाषा में किसी दूसरे को के सामने वर्णन किया जाता है, बताया जाता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। अब इसको बनाने के बहुत सारे नियम हैं। इसमें मैंने, देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 3 नोट बहुत ज़रूरी लिख दिए हैं, और कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको समझते हैं। नोट 1 में है इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो कामाज का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कामा को पूरी तरह से हटा देते हैं। फिर नोट 2 में आप देख रहे हो कामाज को हटाकर उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट, ध्यान दीजिए दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, कामाज को हटाकर उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। फिर नोट 3 में देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट लर्न इट, मेमोराइज इट। तो यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, वो नहीं बदलता है। तो 3 नोटेबल थिंग्स आप नोट कर लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में कामाज को नहीं लिखते हैं, उसको हटा देते हैं, कामा को हटाकर उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कामाज के बीच का जो सेंटेंस है वो नहीं चेंज होता है, इट विल नॉट चेंज एट ऑल।
तो समझते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज, से, सेइंग या सैड लिखा हुआ है तो ये नहीं बदलता है, यही लिखा रहेगा। और अगर से के साथ टू आ गया, यानी से टू, सेज टू, सेइंग टू या सैड टू ये आ गया तो फिर वो क्रमशः टेल, टेल्स, टेलिंग और टोल्ड हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल पे समझते हैं। इसमें देखिए अरुण से, तो अरुण से यानी अरुण सेज, अरुण कहता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे केवल से लिखा हुआ है, तो हमें इसको सेज जो लिखा हुआ है सेज ही करना है, अरुण सेज, ठीक है। अब इसमें से कामा को हटाकर उसके स्थान पर हमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रमन इज ए गुड गर्ल, रीमा इज ए गुड गर्ल, रीमा एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हम बदलेंगे नहीं, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि मैं दोबारा कहना चाहता हूँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जैसा कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में जरा भी बदलाव नहीं होता है, यानी वैसे का वैसा, सेम टू सेम हम लिख देंगे, रीमा इज ए गुड गर्ल। यानी ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है तो। रिपोर्टेड स्पीच केवल तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अन्यथा पास्ट के अलावा अगर कोई टेंस है, प्रेजेंट फ्यूचर है, तो कदापि नहीं बदलेगा, ठीक है। तो फिर ये देखिए अमित सेइंग, यहाँ पे सेइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको टेलिंग नहीं करेंगे, सेइंग को सेइंग रख देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ये नियम आप ध्यान रखिएगा कि अगर टू इसके साथ नहीं लगा है तो ये नहीं बदलता है, और टू लगा है तो बदल जाएगा, ठीक है। तो अमित, यहाँ पे हमने लिखा अमित इज, सेइंग को सेइंग लिखेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, सेइंग। उसके बाद कामाज के स्थान पर हम दैट लिख देंगे। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको बदलना नहीं है, टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में छिपता है, डूबता है, ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल में गाइस आप देख सकते हो, रोहित विल से टू मनोज, ये तो प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था, ये फ्यूचर में है। तो क्रमशः प्रेजेंट और फ्यूचर ही आपको मिल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको से टू मिल गया है, ठीक है। अब से टू मिल गया है तो से टू को हम टेल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम बनाएंगे तो अंकित विल से टू का हो जाएगा टेल। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मनोज लिख देना है, फिर कामाज को हटाकर उसके स्थान पर कंजक्शन दैट लिख देना है। फिर ये द टीचर इज कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन टेंस को नहीं बदलना है क्योंकि रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में है। तो ये हम बनाएंगे द टीचर इज, वैसे ही लिख देंगे इज कमिंग। तो आप बस ये ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो उसके टेंसेस को आपको नहीं बदलना है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया, लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूं जिसमें प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, उनका भी परिवर्तन होता है, चाहे जैसे भी स्थिति में उनका परिवर्तन होता है। तो वो कैसे बदलेगा, हाउ विल इट चेंज, आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। तो गाइस चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कॉलम बना हुआ है और उसके 3 रूल लिखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3 रूल्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना, अगर आप ये समझ गए तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट 101% बन गया, ये समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है और याद करना है। ये है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले इस पर आइए, फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन है ये आपको लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन है ये आपको याद करना ही है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे याद करना है। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, अवर और अस, ठीक है। और सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन है आपको देखना है। सेकंड पर्सन में यू है, योर है, फिर यू है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ आपको कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन में बहुत थोड़ा सा है, सेकंड पर्सन में और थोड़ा सा है, थर्ड पर्सन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स, हिम, हर, इट,
दे, देयर, देम। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आपको याद करना ही करना है। और फिर यहाँ पे आप देखिए ये क्या लिखा है, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। आप लिख लीजिएगा नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, पॉजेसिव केस यानी अधिकरण कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक, और सेम चीज़ यहाँ भी वही है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है, ये तो याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में क्या है, और ये भी देखना है कि कौन सा केस किस केस में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये वाला बॉक्स आपको बताता हूँ, ये मैं गोदे दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब किए दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए आप सही से लिख लीजिएगा। तो अब समझेंगे क्या, जैसे भाई देखा जाए मी आ गया, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि मी किस केस में है। तो मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब अगर कोई पूछे मी का नॉमिनेटिव केस बता दो भाई, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो गया। ठीक है, अगर देखो पहचानना है तुम्हें कि अवर पॉजेसिव केस में है, और यहाँ देख के नहीं पहचानना है, इसको याद करना है। ठीक है, इसको मेमोराइज करना है। अवर पॉजेसिव केस है, कोई भाई पूछे कि नॉमिनेटिव केस क्या है उसका, तो बी हो जाएगा। कोई पूछे बी नॉमिनेटिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस आप बता दीजिए, तो एस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें जैसे ही नॉमिनेटिव केस में है तो उसका पॉजेसिव केस हिज है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है। उसी प्रकार नॉमिनेटिव केस सी है तो उसका पॉजेसिव केस हर है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। इसी प्रकार अगर देयर पॉजेसिव केस का है तो उसका नॉमिनेटिव केस दे है और देम उसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये याद रहना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग मैं तीन रूल 3 नियम्स आपको समझाने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, पहला तो बहुत इजी है, द फर्स्ट इज वेरी इजी वन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन ये है, ठीक, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन ये है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन ये है। फर्स्ट पर्सन आप पहचान गए। ठीक है, किस केस में है ये भी आपको पहचानना है। तो ये लिखा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे ये है। अब आइए इसको हम बदलते हैं, लेकिन उससे पहले सेकंड पर्सन भी देख लेते हैं। थर्ड पर्सन तो बात ही ना करो, ठीक है, क्योंकि लिखा है सीधा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इतनी चीज़ें जो थर्ड पर्सन में लिखी हुई हैं इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द थर्ड पर्सन, अंडरस्टैंड। तो देखिए अब यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये है ग्रीन कलर से, ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे है ग्रीन कलर से, इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। तो आइए बदलते हैं, ठीक है, समझिए इसको बहुत बढ़िया से समझिए तभी, और वो चीज़ याद कर लीजिए। अब रमन सेज टू सीता, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा रमन। अब सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे, टेल्स, तब ये लिखेंगे गीता। ठीक है, रमन टेल्स गीता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कामाज के स्थान पर पहली बात तो हम दैट लगा देंगे। ठीक, रमन टेल्स गीता दैट। अब यू को हम बदलेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट से बदलता है। तो अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई नाम आ जाता है तो उसका प्रोनाउन लिखते हैं, जैसे रमन आ गया तो इसका प्रोनाउन ही हो जाएगा। ठीक है, रमन का प्रोनाउन ही हो जाएगा और गीता का प्रोनाउन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन है ये यहीं से बदल जाएगा। जैसे यू को बदलना है गीता से तो सी हो जाएगा, लेकिन ये देखना है कि केस केस बराबर हो। यू नॉमिनेटिव केस में है तो सी भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू नॉमिनेटिव केस में है तो सी भी नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। है तो थोड़ा टफ, लेकिन आप जान जाओगे अगर अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पे सी हो गया, सी के साथ इज लगेगा। अब माई आप देखिए, माई ही से बदलेगा, लेकिन माई आप देख सकते हो पॉजेसिव केस में है। तो माई पॉजेसिव केस में है तो यहाँ रमन से बदलेगा, ही हो जाएगा, लेकिन ही का पॉजेसिव केस लिखेंगे। माई पॉजेसिव में है तो ही का पॉजेसिव लिखेंगे, तो ही का पॉजेसिव आप देख सकते हो यहाँ पे हिज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी लिख दीजिए। टेंस तो परिवर्तन करना नहीं है, बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार हम बनाएंगे दोस्तों।
आराम से इसको आप समझ सकते हो, लेकिन पहले आपको ये याद कर लेना होगा। अगर ये नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं फिर से ये चीज़ बना के आपको समझाऊंगा। लेकिन देखते हैं और देखते हैं। यू से टू मी, तुम मुझसे कहते हो। यू हैव टेकन, तुमने लिया है, माई बुक, मेरी किताब, फॉर हिम, उसके लिए। तुमने मेरी किताब उसके लिए लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यू से टू का हो जाएगा टेल, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे मी। यू टेल मी। अब कामाज के स्थान पर हमने क्या करना है, दैट लिख देना है। ठीक, यू टेल मी दैट। अब यू यहाँ मी से बदलेगा। यू आगे लिखा है तो नोमिनेटिव केस है, तो मी से बदलेगा, तो मी का नोमिनेटिव केस लिखना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए मी का नोमिनेटिव केस क्या है, ऊपर जाइए, मी का नोमिनेटिव केस आपको आई दिख रहा है। ठीक है, तो यू मी से बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई, क्योंकि यू नोमिनेटिव केस में है तो मी का भी नोमिनेटिव केस आई लिखना चाहिए, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आई। अब आई के साथ भी हैव लगेगा, आई हैव, फिर टेकन लिख देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो माई, माई पॉजेसिव केस है, यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, तो यू से बदलेगा, तो माई पॉजेसिव केस में है तो यू का आपको पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा। तो वहाँ देखिए यू का पॉजेसिव केस योर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा योर। ठीक है, तो यू टेल मी दैट आई हैव टेकन योर। अब फिर लिखते चले जाएंगे बुक, टेकन योर बुक फॉर। अब यहाँ पे देखिए हिम, हिम भैया थर्ड पर्सन है, वहाँ आप देख सकते हो थर्ड पर्सन कदापि नहीं बदलता है, तो ये बदलेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम इसको बदलेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए यू विल से आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यू विल से यहाँ पे से के साथ टू नहीं है इसलिए वैसे लिखेंगे यू विल से। अब कामाज के स्थान पर दैट का यूज हम जब कर देंगे तो आई को बदलेंगे, आई यू से बदलेगा, आई नोमिनेटिव केस में है तो यू भी नोमिनेटिव केस में है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा यू, यू विल से दैट यू, यहाँ पे यू हो जाएगा। अब यू के साथ एन लगेगा नहीं, यहाँ पे लग जाएगा आर, आर। फिर वेरी स्ट्रांग लिख देंगे, वेरी स्ट्रांग। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो आई माई मी होता है, यू योर यू होता है, यही बदलता है। ये पार्ट आई माई मी का पार्ट सब्जेक्ट से बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के, यू योर यू ये ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। और ये चीज़ जो है ये इसका एक निश्चित रूल होता है जिसको आपको याद करना है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो गैस चलते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। उम्मीद करता हूँ कि वो जो चार्ट मैंने बनाया था उसको आपने याद कर लिया, एक एक शब्द आपने मेमोराइज कर लिया, जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब ये फर्स्ट पर्सन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक सर्टेन नियम है, जैसे वी है दे हो जाएगा, अवर है दियर हो जाएगा, अवर्स है दियर्स हो जाएगा, अस है देम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एक सर्टेन रूल है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं राधा सेज टू द बॉयज। तो पहले ये इसको हम बना लेंगे, राधा सेज टू का यहाँ पे हो जाएगा टेल्स। और आप एक चीज़ फिर से देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ग अगर प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, टेल्स द बॉयज। राधा टेल्स द बॉयज। अब यहाँ पे कंजक्शन दैट लिखेंगे हम, और उसके बाद यू को बदलेंगे। देखिए कहाँ से बदलेंगे, ये ध्यान दीजिए, यू को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, यू हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो ऑब्जेक्ट में बॉयज है तो किसी भी बहुवचन का जो प्रोनाउन होता है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होता है, वो दे होता है। ये बात नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो दे होता है तो यू बदलेगा दे से, तो यहाँ पे हो जाएगा दे, क्योंकि यू नोमेटिव केस में है तो दे भी नोमेटिव केस में है, उस चार्ट में आप देख सकते हैं। दे के साथ आर लगेगा, फिर आल, फिर वैसे ही लिखते चले जाएंगे, वेरी काइंड टू। फिर यहाँ पे एक पर्सनल प्रोनाउन और मिल गया, मी। मी यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, तो राधा का प्रोनाउन होता है सी। राधा से नहीं बदलेंगे, राधा के प्रोनाउन से बदलेंगे, सी से। यानी मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो यहाँ पे हो जाएगा हर, हर। और यहाँ पे फिर जब एंड लिखेंगे तो हर थर्ड पर्सन है, हर नहीं बदलेगा। तो गाइस यहाँ पे दो बार अगर हर आ गया तो यहाँ पे मी यानी ये वाला हर किसके लिए आया है, ये वाला, यहाँ पे चाहे तो राधा ब्रैकेट में लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहें तो ब्रैकेट में राधा लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसमें 2 बार हर आ गया है तो एक जो हर है वो राधा के लिए है और एक किसी दूसरे के लिए है, तो एक हर के बगल में ब्रैकेट में यहाँ पर हम राधा लिख सकते हैं, अन्यथा वैसे ही लिखा रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये देखिए, ये थोड़ा अजीब सेंटेंस है, सोनम हैज कॉल्ड अस, गोपाल हैज सैड। इसमें आप देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है और रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आगे पीछे उल्टा है तो उसको सीधा कर लेंगे। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे गोपाल हैज सैड, तो ये हो जाएगा गोपाल हैज सैड। सैड नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है। फिर यहाँ दैट लिख देंगे, फिर ये बनाते चले जाएं, सोनम हैज कॉल्ड अस। अस का यहाँ पर देख लीजिए, अस का देम हो जाता है, तो ये बनाएंगे सोनम हैज कॉल्ड देम, यानी अस का देम हो जाता है तो देम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर ये सेंटेंस देखते हैं, ही विल से टू मी, ये फ्यूचर में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, ही विल से टू का टेल हो जाएगा, टेल मी। फिर उसके बाद जब हम दैट लगाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी आया है, वी का हमेशा दे हो जाता है, उसको वहाँ पर दे लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रहे, बी के साथ सेल लगता है लेकिन दे के साथ विल लग जाएगा। फिर उसके बाद बदलते चले जाएंगे, प्ले विथ। फिर यहाँ देखिए देम थर्ड पर्सन है, आप चार्ट में देख सकते हो, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, इस तरह से हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाला हूँ, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, लेकिन कभी कभी सेकंड पर्सन दिया रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो अब सेकंड पर्सन को तो बदलना ही है, तो अपनी तरफ से मी या हिम कुछ लिख देते हैं और उसी से सेकंड पर्सन को बदल देते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, यू को ऑब्जेक्ट से बदलना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ आप ऑब्जेक्ट के रूप में मी या हिम कुछ लिखने वाले हो। ठीक है, तो सी टेल्स मी, जब अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो से के स्थान पर टेल हो जाएगा, क्योंकि जब से के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो फिर टेल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर सी टेल्स मी, अब दैट, अब हमने मी जो ये लिखा है इसका उद्देश्य यही है कि यू को हम इससे बदल सके, तो यू नोमिनेटिव केस में है, यू मी से बदलेगा तो मी का नोमिनेटिव केस आई होता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब आई के साथ आर नहीं लगेगा, एम लगेगा, उसके बाद वैसे ही लिख देंगे फनी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये बेसिक चीज़, बहुत ही शुरुआती चीज़ आपको समझ में आया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, खासकर वो कॉलम और उसके 3 रूल, वो अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आता चला जाएगा। हाई स्कूल इंटर के लिए बहुत उपयोगी है, कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए, टेट वगैरह जितने भी टीजीटी पीजीटी हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सोशल साइट पर शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।